कि शूद्र पढ़ नहीं सकता था, मंदिर के किनारे से गुजर नहीं सकता था, कानों में शीशा घोल के डाल दिया जाता था। अंग्रेजों को क्या पड़ी थी कि वो तुम्हारे धर्मशास्त्रों को कहीं भी मिलावट। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आरक्षण एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा चलती है और भाजपा की सरकार में तो और अधिक इस पर चर्चा हुई है, क्योंकि भाजपा सरकार ने जनरल वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया और जनरल वर्ग जो कि आरक्षण मांग नहीं रहा था। तो इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अम्बेडकरवादी विचारक, चिंतक, लेखक श्री सुरेंद्र सोनकर जी हैं। तो सर से बात करेंगे आरक्षण के बारे में, क्यों दिया गया, क्या अवधारणा थी उसके पीछे, और जिस तरह के आरोप आरक्षण को लेकर जिस तरह की बहस चलाई जाती है वो कितनी ठीक है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से जो आरक्षण वो लेकर आए, वो क्या उसके पीछे कारण थे? कारण एकदम स्पष्ट है जी। कि आरक्षण के पीछे जो सबसे बड़ी बात है कि उस वर्ग का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना। जी। भूमिहीन था जी। अशिक्षित था जी। और बहुत गरीब था। जी। 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 तो उनको समानांतर लाने के लिए उस वर्ग को, वो भी भारत के निवासी हैं, तो उनको समानांतर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपने तर्क थे। और चाहे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लेकर संविधान सभा तक में हो, इतनी आसानी से नहीं मिल गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये तक सिद्ध करने में कामयाब हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ये वर्ग डिप्रेस्ड क्लास, मतलब उनको अल्पसंख्यक वर्ग तक उन्होंने सिद्ध करवा लिया। इसीलिए वहाँ बाबा साहब इस वर्ग के लिए रिजर्वेशन की 2 वोट के अधिकार की भी बात जो हुई थी। महात्मा गांधी जी वहाँ पूना की जेल में अनशन पर बैठ गए, जिसके खिलाफ तो जो बाद में जो समझौता हुआ वो पूना पैक्ट कहलाया। तो ये गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 में तभी दर्ज हो गया था, जिसको संविधान में बाद में लिया गया। और संविधान सभा में भी इस विषय पे कई बार चर्चा हुई, बहस हुई। तो संविधान सभा ने स्वीकृत किया, महसूस किया, तभी रिजर्वेशन दिया गया। तो अभी कहा जाता है कि आरक्षण आर्थिक आधार पे, अभी जैसे ये आरक्षण दिया गया, ये भी आर्थिक आधार पे दिया गया है। तो मूल आधार क्या था आरक्षण का? भेदभाव, किस तरह का भेदभाव, किस तरह से डिप्राइव्ड था ये, किस तरह का समाज में इनके साथ भेदभाव था, जो मूल भावना थी? क्योंकि आर्थिक तो नहीं थी कहीं पर, ये तो अभी जोड़ी गई है। देखिए, उस समय की जो स्थितियाँ थीं जी, जब ये समाज जो था उस समय जाति व्यवस्था एकदम चरम पे थी। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था एकदम लोग बहुत कट्टरता से मनाया करते थे। और अपना काम लेने के लिए इन वर्गों से तो इन लोग का उपयोग किया जाता था। और उनके बाद स्थितियां ये थी कि लोग अपनी खेतिहारी, खेत में काम करा लिया करते थे, जानवर चरवा लिया करते थे, और भी तरीके के काम, भैंस गाय मर गई, इनसे ही फेंकवाई जाती थी। मतलब जो भी निचले स्तर के काम थे इस वर्ग से लिए जाते थे, उनको उचित मूल्य भी नहीं मिलता था, उनके बच्चे भूखे रहा करते थे। स्थितियाँ बहुत ख़राब थीं और मतलब उनको छूने से, उनकी परछाई तक से पाप लग जाया करता था। आप एक व्यवस्था, ये बात को समझिए, एक इंसान दूसरे इंसान की परछाई से छूत लगती हो और इतनी घृणा करता हो, जबकि जानवरों से मोहब्बत करता था। जानवर मंदिर में जा सकते थे, लेकिन जो दलित समाज का, अनुसूचित समाज का व्यक्ति था, वो बस्तियों के तालाबों में पानी भी नहीं पी सकता था। तो ये बड़ा आधार बना रिजर्वेशन का, आरक्षण का। इस तरह का जो भेदभाव था, जो आपने कहा ये लोग अछूत घोषित कर दिए गए थे, ये कहाँ से आया? इसके पीछे कहाँ से, मतलब किस तरह से ये पैदा हुआ और कौन लोग थे जो इस तरह का भेदभाव पैदा कर रहे थे समाज में? किस तरह से ये पैदा हुआ? अभी इसके पीछे तो अगर जाएं तो बड़ी कहानी है। वैसे तो कभी इस देश के शासक भी शूद्र समाज इस देश के शासक भी रहे हैं। जी। और अब इसके पीछे मैं समझता हूँ अवधारणा जो है एक वर्ग की थी, और शास्त्रों का, इसमें शास्त्र का बहुत बड़ा रोल है, जिसके हिसाब से उनको शूद्र अछूत घोषित कर दिया गया। तो वो बहुत बड़ा काम किया।
कि जो लोग नहीं भी समझते हैं कि इनको क्यों अछूत समझा गया या इनसे हम क्यों भेदभाव करें, तो उनको लगता था हमारे पुरखे करते रहे, हमारे माता पिता करते हैं तो उन्हें भी वो भी करने लगे, या पुस्तकों में कहीं ना कहीं इस तरीके के जिक्र हुए थे, उनको लागू किए गए। और इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादा बात कठिन कहना लोगों में एक तरीके से समाज में विघटन सा होता है। स्थितियाँ ये थी, शास्त्रों का बहुत बड़ा रोल था और एक वर्ग का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने इनका उपयोग तो किया और इनको दिया कुछ नहीं, इनके संग भेदभाव बहुत जानवर से बदतर किया गया। ये आरक्षण का आधार बाबा साहब अम्बेडकर, अगर उस समय अंग्रेजी काल ना हुआ होता, मैं समझता हूँ अभी तक समानांतर चल रही होती। अगर अंग्रेजी काल हुआ, क्योंकि मैं समझता हूँ ब्रिटिश हमारे, हम औपनिवेशिक गुलाम जरूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं तक उन्होंने मानवतावादी काम भी किए। उन्होंने गुरुकुल की जो प्रणाली थी वो ख़त्म करी, स्कूल चलाए, उसमें कोई जात का कोई भेद नहीं रखा, सारे वर्गों के लिए, लोगों के लिए स्कूल खोल दिए। लेकिन वहाँ सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि वो उच्च वर्ग के लोग तब भी उन लोगों के लिए स्कूल जाने नहीं दिए जाते थे, और जो स्कूल में बच्चे थे वो भी भेद किया करते थे। तो ये बहुत बड़ा काम था। अगर अंग्रेजी काल नहीं होता, महात्मा ज्योतिबा जैसे समाजशास्त्री नहीं पैदा हुए होते, और महात्मा फूले का जो दर्शन है, माता सावित्रीबाई फूले का, कि वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि महिलाओं को भी शूद्र माना जाता था, वो चाहे किसी भी समाज की हों, लेकिन वो बहुत बड़े समाज शास्त्री थे फूले जी। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और उन्होंने शिक्षा को महत्व को समझा। और ये समझिए कि 1848 में एक बहुत बड़ी बात, सोच समझ सकते हैं कितनी बड़ी परिकल्पना उन दोनों की है, इन महान समाज सुधारकों की, महिलाओं के लिए शिक्षा, स्त्रियों के लिए द्वार खोले स्कूल तो के आप लिए। कह रहे हैं कि जो धर्मशास्त्र थे और जो पुरोहित और पंडा या ब्राह्मणवादी वर्ग था, उसने इस तरह के शास्त्र लिख रखे थे जिनके आधार पर लोग भेदभाव करते थे। हाँ बिल्कुल, और क्या नहीं। अच्छा कैसे आएगा? जब तक मेरे माता पिता अगर कहीं कुछ कहते हैं, मैं उनसे प्रश्न करता हूँ कि पापा ये तो ठीक नहीं लगता, या गाय को मार रहे हैं, या हम किसी को जानवर को क्या कहते हैं मार रहे हैं, उसको पानी नहीं दे रहे हैं, या कोई व्यक्ति आता है तो उसके संग हम निर्दयता का व्यवहार करते हैं, तो वो हमारे पिता कहते हैं अरे तुम क्या समझोगे, ये पुरखों से चला आ रहा है, ये पुस्तकों में लिखा है, एक आधार मिला हुआ था। तो ये एक बड़ी बात थी। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1956 को जो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं कराई, तो उसमें सबसे पहले यही लिखा है, मैं किसी धर्म ग्रंथों को नहीं मानूंगा और किसी भी हिंदुओं के देवी देवताओं को हम कोई भी उनको आराध्य नहीं मानेंगे। तो उन्होंने खंडन किया, इसीलिए किया। मनुस्मृति 25 दिसंबर को जलाई गई, और जबकि बाबा साहब अम्बेडकर, ये आप कह सकते हैं कि दलित समाज के ही लोग थे, ऐसा नहीं था, उसमें ब्राह्मण समाज के लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ थे, क्योंकि जो ये समझते थे, उदारवादी ब्राह्मण लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बातों से बहुत सहमत थे कि हाँ समाज में बराबरी होनी चाहिए। ये गैर बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उस जमाने में, उस समय में भी अपर कास्ट के लोग थे। और बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे पहली बात तो ये, अगर वो बौद्धिस्ट हुए तो उसके पीछे गुरु केलुस्कर जी जो ब्राह्मण समाज के थे, उन्होंने अपनी बुद्ध रचित पुस्तक दी, जिससे बाबा साहब के अंदर बुद्धत्व के अंकुर फूटे। और बुद्ध का धर्म उन्हें इसीलिए पसंद आया जिसमें समानता और समानता का, दयालुता का जो भाव है, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर। मेरा एक और सवाल है, पिछले 70 सालों में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मनुवादी सत्ता में काबिज हैं कहीं ना कहीं, और वो एक बात और कहते हैं कि जो हमारे धर्मशास्त्र थे उनमें अंग्रेजों ने मिलावट कर दी। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या अंग्रेजों ने मिलावट कर दी, या पिछले मुगल काल में भी इस तरह की व्यवस्थाएं या इस तरह के उल्लेख मिलते हैं? नहीं, अंग्रेज क्यों मिलावट करेंगे जी? अंग्रेजों को क्या पड़ी थी कि वो तुम्हारे धर्मशास्त्रों को कहीं भी मिलावट बचाव करने की कोशिश करते हैं ये लोग। नहीं, ये गलत बात है। अगर आप, अब अंग्रेजों से पहले मुगल काल था, उन्होंने जो भी हिंदुत्व की जो व्यवस्थाएं थी उन्हें चलने दी, जो भी छुआछूत थी, भेदभाव थी, उन्होंने कहीं भी नहीं टोका। बोले हिंदुओं की व्यवस्था आपकी है, आप अपने धर्म को आप अपने करो, उन्होंने कहीं विरोध नहीं किया, और इसीलिए वो समानांतर 600 साल तक राज करते रहे। अंग्रेजों ने तो इस पर अंकुश लगाया, इन मूर्खताओं के खिलाफ उन्होंने अंकुश लगाया, इसलिए अंग्रेज को दोष देते हैं। अंग्रेजों को कोई इसमें रोल नहीं है। अंग्रेज को मैं एक बार में मानवतावादी मानता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए शिक्षा के द्वार
खोले, बहुत बड़े भारत के लिए बहुत बड़ा ये योगदान है अंग्रेज़ों का। भले ही हम उनके गुलाम रहे हों, और ये भी एक उनका बड़ा दिल है कि जब वो समझ गए कि देश में अब आज़ादी के लिए विद्रोह होने लगे हैं और हम ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, तो वो ये चाहते थे कि ये देश को हम छोड़ तो रहें, इस देश में संविधान ऐसा बने इसको सबको समानता के अवसर हों। ये भी अंग्रेजों की आपने बताया महात्मा फुले के बारे में, अम्बेडकर के बारे में, तो अगर कोई व्यक्ति ये सब बातें जानना चाहता है, भी बहुत से लोग हैं जिन्हें ये बातें नहीं पता हैं और वो वही बातें स्वीकार कर रहे हैं, तो उन्हें आप कौन सा साहित्य बताना चाहेंगे, कुछ किताबें ऐसी जो जान सके व्यक्ति? नहीं, देखिए, वर्ग एक तो महापुरुषों को जातियों में बांट दिया गया, ये सबसे बड़ी जो अवधारणा है। जबकि महापुरुष किसी भी जात के हों, अब रानाडे थे, ब्राह्मण समाज के थे, और बाबा साहब से 100 साल पहले बाबा साहब ने उनके विषय में बहुत अच्छा लिखा है। जज भी थे, उनमें समानता की जो उनके अंदर सोच थी, तो रानाडे को बाबा साहब बहुत सम्मान करते थे, बाबा साहब ने उनके लिए खूब लिखा भी है। तो ये नहीं है, हम जात के हिसाब से महापुरुषों को कभी भी नहीं बांटना चाहिए और उनका अध्ययन करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। इन सब के बारे में कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें में जानना चाहिए? बहुत हैं, आप पढ़ना चाहें तो जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले की उनकी गुलामगिरी है, किसान का कोड़ा है, उनकी कई किताबें हैं, मुझे एकदम नाम भी नहीं याद आ रहा है, उन पे जो कई किताबें हैं उनकी, माता सावित्रीबाई फूले की हैं। और आप सबसे बड़ा अगर धर्म को और भारतीयता को सही मायने में समझना चाहते हैं, अगर 2500 साल पहले से, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी है, दी बुद्ध एंड हिज धम्मा। उसका 5 अक्टूबर की शाम को ही वो प्रस्तावना लिख रहे थे, जो कि उनके परिनिर्वाण के पश्चात ही प्रकाशित हो पाई। और उसका, क्योंकि वो शायद अंग्रेजी में थी, उसका जो अनुवाद किया गया है आनंद भदंत कौशल्यान द्वारा किया गया हिंदी में। मैं समझता हूँ लोगों को, क्योंकि अगर जातियों में बांट रखा है, तो मैं समझता हूँ बहुजन समाज के लोगों को एक तो वो पुस्तक पढ़नी चाहिए, जो कि प्रमाणिक ग्रंथ है और विदेशों में कई अनुवाद हुए हैं उस पुस्तक के। महात्मा ज्योतिबा फूले की पढ़नी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, तो काफ़ी हद तक आपको भारतीयता के पुरातन काल से और वर्तमान काल तक दर्शन आपको हो जाएंगे। तो ये जो मैं इतना समझ पाया इतनी देर बात करके कि जो आरक्षण था उसके पीछे वर्ण का जो भेदभाव था, उसके कारण अंग्रेजों ने ये व्यवस्था की कि जो वर्ण के आधार पर इन्हें अछूत घोषित कर दिया है, इन्हें कुछ हिस्सा दिया जाए जिससे कि ये लोग ऊपर उठ के आए। हाँ बिल्कुल जी। क्योंकि भाई एक बात सुनिए, जब घर में 4 भाई हैं और मान लीजिए 1 या 2 व्यक्ति भाई जो हैं मजबूत हैं, दूसरे बहुत कमज़ोर हैं, या तो वो पैसे से या शारीरिक रूप से, तो बड़े भाइयों को चाहिए उनकी मदद करनी, और वो करते हैं, उनको उठा लेते हैं, उनको व्यापार कराते हैं। बड़े भाई तो यहाँ कर ही नहीं रहे थे, हाँ, एक तीसरे व्यक्ति ने आके ही किया। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये मानवता होती कि यहीं के लोगों को ये करना चाहिए था, लेकिन स्थितियाँ ऐसी बनी कि बाहर के लोगों ने हम पे दयालुता दिखाई, मानवता दिखाई, तो उनके भी हम ऋणी हैं। क्योंकि जो शिक्षा का अवसर जो बंद था हजारों साल से, कि शूद्र पढ़ नहीं सकता था, मंदिर के किनारे से गुजर नहीं सकता था, कानों में शीशा घोल के डाल दिया जाता था, ऐसा मैंने पढ़ा है। और महापंडित राहुल सांकृत्यायन को पढ़ लीजिए, उन्हें तो काशी के ब्राह्मणों ने महापंडित की उपाधि दी, आप वो भी तो ब्राह्मण समाज के हैं, तो आप सबको गलत नहीं कह सकते। ऐसे अनेक नाम हैं कि जो उदारवादी व्यक्ति लोग थे और नहीं समाज चलता रहा, कहीं लोग कठोर थे तो कुछ लोग उदार भी थे। तो जो व्यवस्था हमारे संविधान में की गई आरक्षण की सामाजिक भेदभाव के आधार पे, उसमें हम कितने सफल रहे? नहीं, आप ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ सफल रहे हैं। वर्ण व्यवस्था का क्या उन्मूलन पूरी तरह से हो पाया है? नहीं, पूरी तरीके से उन्मूलन क्या होगा। अब जो जिनके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, जिन वर्गों के लिए बाबा साहब ने जो सिद्धांत दिए, जो दर्शन दिए, वो समाज आज एजुकेटेड शिक्षित होने के बाद बाबा साहब की ही बहुत सी बातें नहीं मानना है। वो खुद ही अपने घर में आरतियाँ और कथाएं करा रहे हैं और सब। तो उन्मूलन तो मैं नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से हुआ है, लेकिन एक बार तैयार हुआ है। बाबा साहब
अम्बेडकर को समझने वाला, मानने वाला एक वर्ग भारत में समानांतर चल रहा है, वो तैयार हुआ है, वो तर्कवादी है, वो इंसानियतवादी है। उसके अंदर एक बात और कि आप किसी को अम्बेडकरवादी या बौद्धिस्ट कहने से आप उसको नकारात्मक ना सोचें। वो लोग तो इंसानियत वाले हैं, वो सबको सम्मान देते हैं। अगर मैं अम्बेडकरवादी हूँ तो मुझे किसी से नफरत थोड़ी है, मेरे मित्र तो कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति हो सकता है। तो मैं उनकी विचारधारा से, मैं कहीं उनसे विचारधारा से प्रभावित नहीं हूँ, वो मेरी विचारधारा से प्रभावित नहीं है, मित्रता बनी हुई है, ये अलग बात है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि महापुरुषों के विचारों को मरने नहीं देना चाहिए, उनके विचारों का प्रसार होना चाहिए। तो ये हमारी, अगर मैंने बाबा साहब को पढ़ लिया, समझ लिया, तथागत गौतम बुद्ध का दर्शन को समझ लिया, तो ये हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि महापुरुष किसी भी समाज के हों, किसी भी जात के हों, वो भारत के हैं, उन महापुरुषों के वाणियों का प्रसार होते रहना चाहिए। यही मैं चाहता हूँ, लोगों से, युवाओं से अपील करता हूँ कि बाबा साहब के विचारों को पढ़ो और उनका प्रसार करो। मेरा एक और प्रश्न है कि शैक्षिक और सामाजिक आधार पर, भेदभाव के आधार पर जो आरक्षण दिया गया, उसे पहले कांग्रेस ने बदलने की कोशिश की, लेकिन पिछली साल ही भाजपा सरकार ने उस आधार को बदल दिया और उसमें आर्थिक बिंदु भी डाल दिया। तो इससे आप कितने सहमत हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी? देखिए, मैं अगर सवर्ण समाज के रिजर्वेशन की बात आए तो मैं समझता हूँ वो वर्ग रिजर्वेशन मांग नहीं रहा था। क्योंकि अगर हम रिजर्वेशन की व्यवस्था की माने कि जैसे बीपी सिंह के समय में बैकवर्ड के रिजर्वेशन भी जो लागू हुआ 27% और अनुसूचित जनजात और अनुसूचित जात का सारे मिला के 49.5% आरक्षण होता है, तो 50.5% का आरक्षण ऑटोमेटिक उन वर्गों के पास था। और रही बात की आर्थिक रूप से कमज़ोर, वो लोग एक तरीके से सत्ता में है, ताकत में है, आंदोलन चलाने में माहिर हैं, मीडिया उनकी है, साहित्यकार वो हैं, और जो हमारे लोग हैं फिलहाल तो जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर हामी वाले मेज़ थपथपा के स्वागत करने वाले लोग हैं। उनको अपनी बात संसद में कहने की क्षमता बहुत कम है, क्योंकि अनुसूचित जात के लोग तो जो आते हैं, मैं पूना पैक्ट के गुलाम एक तरीके से कह सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी, अगर उससे अनुसूचित जात के लोग जीत के आते तो वो तो भारत के शेर कहलाते संसद में। लेकिन वो गुलाम है, क्योंकि अन्य जातियों पर निर्भर रहते हैं, वो बोलते नहीं, और दूसरे पार्टियों पर निर्भर रहते हैं कि उनका टिकट कट जाएगा अगर बोलेंगे। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, उदित राज हों, सावित्रीबाई फूले हों, जैसे जिन लोगों ने आवाज़ें उठाई, इन लोगों को टिकट नहीं दिए गए। ऐसे ही कांग्रेस के समय में हुआ करता था। रही तो ये वर्ग एक तरीके से जाता तो है, इनका प्रतिनिधित्व तो है, लेकिन ये समाज की बात नहीं कर पाता। और ऐसे ही पिछड़े समाज के लोगों का है कि वो लोग, एक तो वो मध्यम में, वो अपने आप को, कुछ वर्ग है उनमें अपने आप को सवर्ण पिछड़ा समझता ही नहीं है। एक तो ये वाली बात है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनको आर्थिक आधार पे कमज़ोर वर्गों को रिजर्वेशन दिया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि भारत में कई जगह आंदोलन हो रहे हैं, जैसे जाटों के, पटेलों के, इन लोगों के कई लोग मारे भी गए, कई लोग जेल में भी हैं, कईयों पर मुकदमे भी हैं। तो सरकार इनकी भी बात सुने, ये भी हिंदू ही हैं, इस देश के निवासी हैं। हाँ, तो आर्थिक आधार पर उन्हें दे रहे हो तो उनको भी संविधान में व्यवस्था की जाए। जबकि 49.5% रिजर्वेशन है इन वर्गों को, जो लोग, या तो आकलन करा लिया जाए कि जो समाज अभी ऐसा रह गया है जिसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, तो संविधान में संशोधित कर रिजर्वेशन पिछड़े समाज का बढ़ा के, उनके आरक्षित का संख्या बढ़ा के उनको भी शामिल किया जाए। बल्कि यहाँ स्थितियाँ तो उलट हैं। नाम तो जो है रिजर्वेशन बैकवर्ड शेड्यूल्ड कास्ट का, आप पूरे केंद्र से लेके और कई राज्यों में आप पूरा उसका निरीक्षण करा लीजिए कि उनकी वैकेंसियाँ पूरी नहीं भरी गई हैं, बैकलॉग हैं, खाली पड़े हैं। उन लोग को नौकरियाँ नहीं मिली हैं, गालियाँ पूरी खाते हैं कि आरक्षण वाले हैं, गालियाँ पूरी खाते हैं और आरक्षण पूरा मिला नहीं है। इन्हीं में एक और बिंदु रखना चाह रहा हूँ, जैसे संविधान में एक केस हुआ था शायद 92 में, ये आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये तो पूरा असंवैधानिक हो गया। हाँ, अब वो संसद में उनकी अपनी मेजॉरिटी है, उन्होंने संसद से कानून बना लिया। तो
तो सत्ता बाबा साहब अम्बेडकर तभी तो कहा करते थे कि मंदिरों की तरफ नहीं, सत्ता के मंदिर की तरफ जाओ। तो उनके एक एक बात का बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा महत्व है। तो जो लोग ताकत में सत्ता में बैठे लोग होते हैं, वो मजबूत लोग होते हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर एक बात और कहा करते थे संविधान सभा में, उन्होंने 25 नवंबर 1949 को जब कहा कि संविधान कितना ही बुरा हो, अच्छा साबित होगा उसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। और संविधान जब चलाने वाले जब अच्छे लोग हैं तभी तो संविधान सही होगा। और जब लोग बुरे लोग संविधान जो सत्ता में बैठे हुए होंगे तो संविधान कितना ही अच्छा हो वो सही तरीके से लागू नहीं होगा। तो संविधान को लागू करने वाले नियत वाले लोगों की आवश्यकता है सत्ताओं में। वो वैसे नियत के लोग आते नहीं हैं, संविधान की कसम खाते हैं, संविधान का निर्माता के रूप में बाबा साहब को नमन करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो पूरी तरीके से उन व्यवस्थाओं को, संविधान को लागू नहीं करते। अभी पिछड़ी जातियों की जैसे एक जनगणना होने वाली है, तो बैकवर्ड की जो जनगणना होनी थी, जिसके आधार पे बैकवर्ड के लोग मांग करते रहें कि आरक्षण बढ़ाया जाए, तो सरकार जनगणना ही नहीं करानी चाहती। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जनगणना बल्कि जातीय गणना होनी चाहिए, जिससे पता लग जाए। जातीय गणना की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो जातीय गणना होनी चाहिए, मैं समर्थन में हूँ। पिछड़ी जाति, हाँ, पिछड़ी जातियों की क्या सभी की हो जाए। एक तो जो लोग नफरत करते हैं उनको ये एहसास हो जाए हैं कि हम हिस्सा किसका खा रहे हैं, और पिछड़ों को भी ये एहसास हो जाए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। तो वो कभी मतलब जिस पक्ष में खड़े होते हैं, जिनके वो, बल्कि मैं समझता हूँ एक तरीके से वो आधार स्तंभ हैं उस व्यवस्था के, पिछड़े समाज के लोग, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। तो ये बात को जातीय जनगणना जब हो जाएगी, लोगों में समझ आ जाएगी, तो जो लोग नफरत करने वालों को भी शायद प्यार आ जाए कि यार हम तो कम लोग हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है, हम ही ज़्यादा खा रहे हैं, तो शायद गालियाँ ना दें। तो आरक्षण के विषय पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे सरकारों को, लोगों को? जिस तरह से ये व्यवस्था चल रही है उस पर आगे आपका क्या कहना है? अब मेरा कहना क्या है, आप इस पहली बात तो ये है, आरक्षण नाम का रह जाएगा। आरक्षण नाम का रह जाएगा, आरक्षण वालों को जगह मिलेगी नहीं, क्योंकि जितने भी संस्थान है वो सब निजीकरण में जा रहे हैं। बड़े बड़े संस्थान सारे बिके जा रहे हैं, और निजीकरण में रिजर्वेशन है नहीं, तो कुछ ही जगह नौकरियां रह जाएंगी। और वो भी जो भी सत्ता पे बैठे काबिज लोग, तो ये समझ सकते हो किसके लिए, किसके हित के लिए काम करेंगे। मैं नहीं समझता कि आरक्षण की बहुत प्रासंगिकता रही जा रही है, लेकिन रहनी चाहिए। वो वर्ग फिर वहीं दबा रह जाएगा। भारत को आगे बढ़ने के लिए अगर हम सुदृढ़ भारत चाहते हैं, मजबूत भारत चाहते हैं, तो इस देश के सभी नागरिकों की हमें भागीदारी की आवश्यकता है। सभी हमारे इस देश के नागरिक मजबूत रहें और देश के योगदान में अपना निर्माण में अपना योगदान करें। ये लोग तो कहते हैं कि आरक्षण की वजह से देश कमज़ोर हुआ है, इस पर भी आप थोड़ा बताएं। नहीं, देश आरक्षण की वजह से कहाँ कमज़ोर हुआ है? देश तो कमज़ोर था, देश तो मजबूत हुआ है। देश कमज़ोर था, मजबूत हुआ। आप ये बताइए, आरक्षण वाले कहाँ पर अपने आप को अयोग्य घोषित इन लोग की नज़रों में जो करते हैं, कहाँ पर अयोग्य हैं? कितने जो डॉक्टर, इंजीनियर या जहाँ पर भी बैठे हैं, पूरा श्रम करते हैं, पूरा समय देते हैं। तो मैं नहीं समझता कितने आप योगदान, अगर आप देख लें डॉक्टर के.आर. नारायणन का देख लीजिए, और बहुत से ऐसे हमारे नाम हैं कि आरक्षण वाले लोगों की बदौलत मैं समझता हूँ देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है आरक्षण वालों का। अगर वो लोग इस देश में वो लोग आए नहीं होते, अच्छा एक वर्ग ही सबसे बड़ा योग्य है कि वही पूरे देश को मजबूत कर देगा, ऐसे कैसे समझ में आता है? जब तक सभी लोगों का योगदान नहीं होगा। सब लोगों के योगदान की आवश्यकता है। जब हम इस देश के निवासी हैं तो हमको भी बराबरी के अवसर मिलने चाहिए, उसको खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। ये सोच बिल्कुल गलत है कि आरक्षण की वजह से देश कमज़ोर हुआ है। आरक्षण वाले जो लोग भी आएंगे अपनी योग्यता को, अपनी प्रतिभा को साबित करेंगे, वो करा है समय समय पर। तो साथियों, ये थे हमारे साथ श्री सुरेंद्र सोनकर जी, जिन्होंने आरक्षण के विषय पर अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। अब मैं ये आप पर छोड़ता हूँ, आप इस विषय में विचार करें कि इस समय सरकार ने जो आर्थिक आरक्षण दिया है, जिस तरह से संविधान पर सरकार चोट कर रही है, उसकी बेसिक जो मूल भावना है उसे छेड़ने की कोशिश कर रही है। उस पर अब आप निर्धारित कीजिए कि आप किस तरह से इसे लेंगे और किस तरह से आपका क्या सोचना है। हाँ, एक बात तो हम लोग समझ गए कि आरक्षण का जो आधार था वो कहीं भी आर्थिक नहीं था। आरक्षण का आधार सामाजिक भेदभाव खत्म करना था। तो अभी की जो सरकार ने निर्णय लिया है वो असंवैधानिक है, और असंवैधानिक निर्णय
ये सरकारें लेती रही हैं। अब आप लोगों को सोचना है कि किस तरह की सरकारें आप लोग भविष्य में चुनेंगे। आप देखते रहिए द फाइंडर। मैं संतोष शाक्य, बहुत बहुत धन्यवाद।